ओके, जो पीछे हमने कराया था उसका हल्का सा रिकैपिटुलेट में दे देता हूँ मैं, जो टाइप ऑफ रिएक्शन कराई थी आपको, और उससे बेस पर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। मैं ध्यान रखना, कल का जो टेस्ट होगा वो मैंने बता दिया है आपको। पीछे जो हमने क्या, जितने भी रिएक्शंस हैं पीछे जो लिखी है वो वाली रिएक्शन आपको क्या है करनी है, ठीक है। हो सकता है ये भी ध्यान दो, देखो कौन कौन सी रिएक्शन कराई है हमने यहाँ पर। एक कराई थी कॉम्बिनेशन, जिसमें था हमारा कि दो चीज़ें आपस में मिलके क्या बनाती है, वो सिंगल बनाती हैं, ठीक है। दूसरा कराया था डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में क्या था कि उसमें सिंगल चीज़ दो या दो से ज़्यादा पार्ट में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि वाई द कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रिवर्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या वाई द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आप देख रहे हो इसके अंदर कि ड्यूरिंग द कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द सिंगल प्रोडक्ट, एंड इन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन वन सिंगल रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू द टू और मोर प्रोडक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल हमने करा दिए पूरे। उसके बाद एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या था, जिसके अंदर क्या था कि एक भारी भरकम बंदा क्या करता है, मान लो ये छोटे वाला इसके साथ में बैठा हो, और इसके साथ में क्या हो जाए, एक बहुत भारी भरकम आ जाए इसके साथ में, तो क्या होगा, ये दोनों कंबाइंड बैठे हुए हैं और ये क्या हो गया, एक सिंगल आ गया। अच्छा खासा तगड़ा, इससे ज़्यादा तगड़ा था, ठीक है। तो क्या होगा, ये अलग हो जाएगा, किक कर देगा, और यहाँ पर ये दोनों आराम से मस्त, दोनों एक जैसे बंदे हैं, खाएंगे पिएंगे। और ये बेचारा क्या हो जाएगा, मैं किसी का एग्जांपल नहीं देना चाह रहा, इसलिए यू आर मोर अंडरस्टैंडेबल। हो गया ना, मतलब ए बी दो बंदे थे, तीसरा आ गया और ए और सी बन गए, और यहाँ पर बी को क्या कर दिया, किक कर दिया। तो जब मोर कहेंगे रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। इस कॉल्ड क्या कहेंगे हम उसे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल को डिस्प्लेस करेगा, ध्यान रखना। ये मैंने N को कर दिया है, ये क्या होगा, यहाँ पर उल्टा कर दिया मैंने, ये इसके साथ आएगा, ये छोटे वाला आएगा भाई यहाँ, और ये अलग हो जाएगा। भाई तुम फिर दोबारा क्या नाम है, लेट आना शुरू कर रहे हो, ये होगा इसका। किसे पूछे रिएक्टिविटी सीरीज कौन सी होती है, तुम बताओ भाई। रिएक्टिविटी सीरीज सर, केदारनाथ का माली, नींबू, आलू, हाँ जरा फीका पकाता है। वेरी गुड। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्यों हरी आएगा और पीटे। हाँ, ये वाली रिएक्टिविटी सीरीज। जैसे एल्यूमिनियम ना, एल्यूमिनियम नहीं लेता मैं, मैग्नीशियम में नहीं लेता, ले लेता हूँ लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। ऊपर ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है और नीचे कम रिएक्टिव मेटल है, ध्यान रखना। तो ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। अब हम पूछेंगे
Ag भी है यहाँ पर। हाँ भी, तुम बताओ क्या रिएक्शन होगी? क्या बनेगा प्रोडक्ट? फास्ट प्लस, यही कहना चाह रहे हो ना? तुम्हारे अंदर की भावना है, हम समझ लेते हैं। हाँ भी, एकांत में बैठे हो, बताओ सही बताया ना उन्होंने? हैं? गलत बताया इन्होंने? बोलो, सही बताया गलत? हैं? टू हट जाना चाहिए। वेरी गुड। प्रॉपर रिएक्ट नहीं करेगा ना, तो नेट से कम रिएक्ट। डंडे खाने का काम करते हो तुम दोनों। वो कहेगा नीचे से कूद जाओगे। उनसे क्या, एक बात बताओ, उनसे क्या मतलब है तुम्हें? अपना दिमाग लगाओ ना। सर मेरी बात तो सुनी, से क्या बोले तो मैंने उसे ठीक बताया, अब भी गलत बोल रहे हैं। मैंने जब आपको यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज भी डाली हुई है, यहाँ पर कौन सा मेटल लिखा हुआ है? लेड। लेड कहाँ आ रहा है यहाँ पर? क्या नीचे वाले मेटल लेड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं? फिर कैसे नीचे वाले स्ट्रॉन्ग क्या नाम डिस्प्लेस कर देंगे? समझ रहे हो? ये तो वाली बात हो गई ना। अगर मैं इनके साथ उनको बिठा दूं जो आए नहीं आज, और उसको तुम क्या नाम उठा करके फेंक दोगे तुम उठा के उसे? हैं? अगर बाई चांस है ये आर्या के साथ में एरिक बैठ जाए और तुमसे मैं बोल दूं कि तुम क्या नाम है एरिक को उठा के फेंक दो बाहर, उठा लोगे उसे? प्रैक्टिकली बात करो, ये मत करो कभी कभार। प्रैक्टिकली नहीं उठा सकते क्योंकि उसका वेट क्या काफ़ी ज़्यादा है, ज़्यादा भारी भरकम है। तुमसे ज़्यादा है, इतना नहीं है लेकिन तुमसे ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि लेड का जो है, लेड एलिमेंट था, कॉपर से रिएक्ट करा रहे हैं, तो कॉपर भाई कमज़ोर बंदा है, लेड थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो लेड को कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर सकता। हम लिखेंगे नो रिएक्शन टेक प्लेस। हाँ, अगर मैं इसको यहाँ पर एल्यूमिनियम डाल देता हूँ या आयरन डाल देता हूँ, मतलब लेड से ऊपर आने वाले जितने भी एलिमेंट हैं उन किसी से भी रिएक्ट करा दोगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, एल्यूमिनियम नाइट्रेट बनेगा और कॉपर क्या हो जाएगा, ओ लेड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। कंसेप्ट समझो, ध्यान रखना। मैं पहले ही कह रहा हूँ तुम लोगों को कि साइंस का पेपर रटा हुआ आएगा ही नहीं, आपको कंसेप्ट क्लियर करके चलने ही पड़ेंगे हर हालत में। लेकिन जितना मैं पढ़ा दूंगा उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ये कह दो कि सर ये बाहर से आ गया, आप नहीं, 100% मैं बताता हूँ, मैं लिख के देता हूँ कि एक क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करके चलने हैं आपको। समझ रहे हो? तो यहाँ जब रिएक्टिविटी सीरीज भी लिख दी, इसका मतलब कंसेप्ट नहीं क्लियर है तुम्हें। ठीक है, रटना ही जरूरी नहीं होता। मैं पहले ही बता रखा है कि रट के मैंने जो रिएक्शन दे दी है ये रटने के लिए जरूर दी है, लेकिन कंसेप्ट के बेस पर ही सारे क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर। ये समझ में आ गया तुम्हारे? इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, इसके बाद एक रिएक्शन कराई थी मैंने, कौन सी? डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होगी? इसमें दो सब्सटेंसेस के आयंस आपस में ट्रैक होते हैं। यस, एक्सचेंज हो जाए, सब्ट्रैक्ट नहीं, एक्सचेंज। दैट रिएक्शन इन विच
देयर इज ए एक्सचेंज ऑफ आइंस बिटवीन द टू सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे दो कंपाउंड ले लेता हूँ मैं, ए बी ले लेता हूँ और सी डी ले लेता हूँ। सीधी सी बात है, मैं इनको सक्षम को पीछे कर देता हूँ, ठीक है ना, और ये जो एकांश है इनको आगे कर देता हूँ, तो दो अलग अलग पेयर बन गए ना। तो इसी को तो एक्सचेंज कहते हैं हम, इसी चीज़ को एक्सचेंज कहेंगे, ठीक है ना। मतलब क्या होगा कि ये जो प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है। अब ये आयन इधर पहुंच गया, ये इधर आ गया। कभी भी इसमें एक्सचेंज नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि बी इधर आ गया सी, ऐसे प्लस प्लस में कभी वो नहीं बनेगा कंपाउंड, प्लस का और माइनस का ही बनेगा, ध्यान रखना। ये इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया और ये इधर आ गया, तो क्या बनेगा नया कंपाउंड, ए डी और सी बी, ठीक है, ए डी और सी बी। तो दैट रिएक्शन इन विच द टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आइंस टू फॉर्म द न्यू कंपाउंड। कैसी भी डेफिनेशन डाल दो, 10 बार पूछोगे 10 बार डिफरेंट निकल सकती है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि मैं जो डिफरेंस बोलोगे सर आपने पिछली बार 2 सॉल्ट बता दिए, तो इस बार कंपाउंड बता दिया, कुछ बता दिए, कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना। आपका मतलब सबका एक जैसा होना चाहिए, इसलिए अगली बार रिवाइज कराऊंगा तो कुछ अलग भी हो सकती है, ठीक है। इसमें 2 साल्ट सॉल्यूशन आइंस को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। 3 एग्जाम्पल बताए थे, तीनों को आप याद होना चाहिए। उसके बाद एक लास्ट हमने जो कराया था, टॉपिक कराया था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो उसे हम क्या कह देंगे, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइड सब्सटेंस। अब ये समझ सकते हो तुम जैफिन सब्सटेंस कैसे, जिंक ऑक्साइड था और इसको मैंने कार्बन से रिएक्ट करा दिया और यहाँ पर बन गया CO प्लस में ZN, ये बन गया, ठीक है। जिसकी समझ में नहीं आया था वो यहाँ पर समझ सकता है, ये बहुत आसान सा टॉपिक है। यहाँ जिंक ऑक्साइड था, कार्बन से रिएक्ट कराया, अब यहाँ पर देखो ZNO था ना, क्या आ गया यहाँ पर, ZN आ गया। क्या ये ऑक्सीजन ZN के साथ रही, नहीं है ना। ZNO ने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया और कार्बन ने क्या कर लिया, गेन कर लिया। तो एक ऑक्सीडेशन होता है, दूसरा क्या होता है आपका, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब रिड्यूस्ड सब्सटेंस, रिड्यूस्ड सब्सटेंस। इसका मतलब क्या है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिंग ऑफ और एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। वैसे हम ऑक्सीजन के थ्रू ही निकालते हैं ज़्यादातर, ऑक्सीजन के बारे में क्लियरली मेंशन ना कराओ तो हाइड्रोजन के साथ से पता चल जाता है मोस्टली, लेकिन प्रेफरेंस ऑक्सीजन को ही देंगे। अब जैसे यहाँ पर है ZNO से ऑक्सीजन हट गई और कार्बन से ऑक्सीजन लग गई यहाँ पर, तो आपका ऑक्सीडाइड सब्सटेंस कौन सा होगा, ऑक्सीडाइड सब्सटेंस क्या होगा आपका, कार्बन होगा, क्योंकि कार्बन से ऑक्सीजन आ गई। और जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि कभी भी ऑक्सीडाइड सब्सटेंस या रिड्यूस्ड सब्सटेंस लिखना है तो किससे लिखना, आपको रिएक्टेंट से लिखना है, या ये लिखोगे या ये लिखोगे, इन दोनों में से नहीं लिखना, ठीक है। दूसरा, अगर रिड्यूस्ड सब्सटेंस होगा तो अगर एक ऑक्सीडाइड है तो दूसरा क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। अगर ये ऑक्सीडाइज हुआ तो ये क्या होगा, फिर रिड्यूस होगा ही होगा ये ZNO, क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो गई इससे, है ना। नहीं लिखोगे मार्क्स क्या मिलेंगे तुम्हें, स्माइली बढ़िया वाली, ठीक है। इसलिए बोला है सिर्फ कहाँ से लिखना है आपको, रिएक्टेंट में से लिखना है, ठीक है। एक और देता हूँ मैं आपको, मान लो कौन सा दूँ मैं,
ये 2 है। अब मुझे बताओ इसमें मेरा ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन सा है, रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन सा है? सही बोला है। ऑक्सीडाइड क्या होगा? एल्यूमिनियम। और रिड्यूस क्या होगा? क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम के साथ में ऑक्सीजन आ गया और जिंक से ऑक्सीजन निकलेगा, हट गया। ठीक है, सक्षम। ऑक्सीडाइड और रिड्यूस्ड सब्सटेंस बताओ इसमें। है ऑक्सीडाइड क्या है ये बताओ ना। क्वेश्चन नहीं पूछा है मैंने, आंसर बताया है। इन्होंने ऑक्सीडाइज क्या बोला था, मैंने क्या बोला था? ये ना ही तो है। ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ी है? सोडियम के साथ ऐड हुई है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडाइज कौन सा होगा? सोडियम होगा। जब ये ऑक्सीडाइज है तो ये क्या हो गया? रिड्यूस्ड सब्सटेंस हो गया। ये ऑक्सीडाइज है तो ये क्या हो गया? रिड्यूस्ड। पता है आपको, हमारे जब भोजन पकता है, हमारा जो कहते हैं ना ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बन जाता है। ठीक है ना। तो इसमें कौन ऑक्सीडाइज होता है? ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है। ग्लूकोज क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीजन रिड्यूस होती है। ठीक है। तो जब अब हमारे डेली लाइफ में कौन कौन सी ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस और रिड्यूस्ड सब्सटेंस के एग्जांपल हो सकते हैं? चिप्स पैकेट में हम कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है? फूड ऑक्सीडाइज ना हो, फूड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए। जितनी भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, जैसे हम पढ़ेंगे रेंसिडिटी में आगे टॉपिक में, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन के हैं, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस के हैं। क्योंकि बिना ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती हैं तो ये सारी चीज़ें रिएक्ट कर जाती हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो जाती हैं। ऑक्सीडाइज्ड मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करके। कोरोजन हम पढ़ते हैं, क्या होता है वो? यही रिडॉक्स रिएक्शन ही होती है उनके अंदर भी। वो भी सारी चीज़ें क्या होती हैं? ऑक्सीडाइज होती हैं। आयरन बिना ऑक्सीजन के ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, जब एयर के कांटेक्ट में आएगा तब ऑक्सीडाइज होगा। तो आयरन का जो रस्टिंग होती है ना, ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस का एग्जाम्पल, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है। इस तरीके से ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, रिड्यूस्ड सब्सटेंस आसानी से कर सकते हो। मेरे ख्याल में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, पिछली बार पिछले साल तो मेरे ख्याल में शायद 3 नंबर तक का आ गया था, इसमें बस सिर्फ ऑक्सीडाइज्ड। इस साल भी आया है लेकिन MCQ फॉर्म में आया है मुझे लग रहा है। ठीक है। सिंपल सा टॉपिक था। अब इसके बाद 1-2 टॉपिक और रहते हैं छोटे छोटे, जो अभी हमने बता ही दिए हैं वैसे, लेकिन क्योंकि हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे उन टॉपिक को, तो अब चीज़ें बताते हैं। एक होता है कोरोजन। एक होता है कोरोजन और एक होता है रेंसिडिटी। तो पहले हम कोरोजन देखते हैं कि कोरोजन क्या होगा। कोरोजन क्या है? हम सिर्फ आयरन की कोरोजन की बात नहीं कर रहे, हम किसी भी मेटल के सभी मेटल के कोरोजन की बात कर रहे हैं। हम ये भी पढ़ेंगे कोरोजन हमेशा डिसएडवांटेजियस नहीं होता है। बहुत मेटल के लिए, कई मेटलों के लिए ये कोरोजन एक तरह से बून है। समझते हो ना? एक बून और कर्स। क्या होता है कर्स एंड बून?
हिंदी पढ़ी है? वरदान एंड अभिशाप। तो हम यही पढ़ेंगे कि हाउ द कोरोजन प्रोसेस इज ए बून फॉर द सर्टेन मेटल एंड इट इज ऑल्सो कर्स फॉर द अदर मेटल। लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं कि आपका ये कोरोजन होता क्या है। जब भी मेटल एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसकी जो ऊपर वाली लेयर है ना मेटल की, वो डल हो जाती है। डल मतलब वो ब्राइटनेस नहीं रहती उसके अंदर। तो जो ब्राइटनेस का ख़त्म होना, डल होना, डिके होना लेयर का, ऊपर वाले मेटल की लेयर को, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। डिकेइंग ऑफ द अपर लेयर ऑफ मेटल, डिकेइंग ऑफ द अपर लेयर ऑफ द मेटल व्हेन इट कम विद द संपर्क ऑफ एयर एंड वाटर। ठीक है? डिकेइंग ऑफ द अपर लेयर ऑफ मेटल व्हेन इट कम विद द कॉन्टैक्ट विद एयर एंड वाटर इज कॉल्ड कोरोजन। ठीक है? एल्यूमिनियम का कंटेनर जब भी आप लेके आते हो, बिल्कुल ब्राइटनेस होगा एकदम। आप बर्तन लेके आ जाओ, उसकी बात छोड़ो, घर में बर्तन आते हैं ना नए वाले, कितनी शाइनिंग होती है ज़बरदस्त, समझ रहे हो? और कुछ दिन बाद वो शाइनिंग ख़त्म। लेकिन वो ऐसे ही रहेंगे, मेटल घिसेंगे नहीं, ये भी बता दूं मैं आपको। वो शाइनिंग डल हो गए तो डल ही रहेंगे। आप देखो एल्यूमिनियम का डोर लगा हुआ है, दरवाज़ा खिड़की का, अगर 50 साल बाद देखोगे ना, इसकी डलनेस इतनी रहेगी। ठीक है? आयरन है, आयरन के ऊपर जो डलनेस होती है वो अलग तरह की होती है। बहुत फ़र्क है आयरन के कोरोजन में और बाकी मेटल के कोरोजन में। क्या फ़र्क है? आयरन के ऊपर कौन सी लेयर जमा हो जाएगी आपको पता है? ब्राउन कलर लेयर। देखा ना? उस कोरोजन को क्या कहते हैं? ध्यान रखना कि कोरोजन ऑफ द आयरन इज ऑल्सो नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। हम रस्टिंग ऑफ एल्यूमिनियम नहीं कह सकते, रस्टिंग ऑफ क्या कहेंगे? आयरन कहेंगे। उसको कोरोजन कहेंगे हम। अगर एल्यूमिनियम के ऊपर डल लेयर आती है तो उसे हम क्या कहेंगे? कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम, कोरोजन ऑफ कॉपर। अदर देन आयरन सभी के लिए हम कोरोजन वर्ड यूज़ करेंगे, और सिर्फ आयरन के लिए क्या यूज होगा? ये रस्टिंग वाला वर्ड यूज होगा। ठीक है ना? तो एक तो हम रस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल और पढ़ेंगे किन किन मेटल के ऊपर कोरोजन हो जाती है। देखो पहले रस्टिंग कैसे होती है। रस्टिंग क्या है कि आयरन जब भी वाटर के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, साथ में मॉइस्चर मतलब बिना इन तीनों में से अगर एक चीज़ को गायब कर दो तो ये रस्टिंग नहीं होगी, बता दूं मैं आपको। और रस्टिंग वाला टॉपिक 2 चैप्टर के अंदर बता दूं मैं आपको। मेटल नॉन मेटल में भी सेम बिल्कुल वही चैप्टर है जो यहाँ पर है और यहाँ पर भी है ये सेम। इसलिए आपको डबल फ़ायदा मिलेगा इसके अंदर। वहाँ मेटल नॉन मेटल में भी पढ़ाएंगे और यहाँ भी पढ़ाएंगे तुम्हें। ठीक है? तो अगर इसमें से एक चीज़ निकाल दो रस्टिंग नहीं होगी। वाटर निकाल दो, ऑक्सीजन निकाल, एक्टिविटी दे रखी है आगे 4थे चैप्टर में देखोगे वहाँ पर, तो वहाँ बता रखा है। लेकिन जब तीनों कांटेक्ट में आते हैं तो यहाँ पर आपका ब्राउन कलर लेयर बन जाती है Fe2O3.XH2। X का मतलब कितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हो सकते हैं। ये आपका ब्राउन कलर लेयर होती है जिसे हम क्या कहते हैं? रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला आ जाए तो आपका यही लिखना है। ठीक है? एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो ये सिर्फ Al2O3 बनाएगा, वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करेगा। ये एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है? लेकिन दोनों के कोरोजन में क्या फ़र्क है ये बताता हूँ मैं। ये जो रस्टिंग वाला है ना, ये वाला ब्राउन लेयर है, ये फ्लैकी लेयर होती है। फ्लैकी मतलब डिटैचेबल लेयर है, समझ रहे हो? ऊपर किसी मेटल के ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग आ गई मान लो, तो कुछ दिन बाद कोटिंग क्या हो जाएगी? हट जाएगी। और हटने के बाद क्या होगा? फिर दोबारा फ्रेश आयरन अंदर से आ जाएगा और फिर एक नई कोट बन जाएगी ऊपर ब्राउन कलर की, और फिर हट जाएगी। और ये प्रोसेस डिटैचेबल लेयर होती है। ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक वोल ऑफ द आयरन इज ईटन अप।
आपने देखा होगा ना, आयरन के बहुत पुरानी चीज़ें होती हैं, यूं यूं झड़ते हैं सारे के सारे। दरवाजे होते हैं तो कई बार तो ऐसे पकड़ोगे ना, सारा दरवाज़ा नीचे सारा निकल के आ जाता है, जो बहुत ज़्यादा ओल्ड होते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि पूरा आयरन क्या होता है, इटन अप होता है, कंटिन्यूसली कमिंग विद द कॉन्टैक्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड एयर, वाटर एंड एयर। समझ रहे हो? तो क्या रस्टिंग ऑफ आयरन एडवांटेजियस है आयरन के लिए? नहीं। हैवी लॉस ऑफ द इकोनॉमी ऑफ एनी ऑफ द कंट्री रस्टिंग ऑफ आयरन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हैवियर मशीन्स पुल मेड ऑफ आयरन। जितने व्हीकल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किसकी बनी होती हैं? आयरन की। इसीलिए हर व्हीकल की एक एज भी रखी गई है कि भाई इतने साल बाद ये वाला यूज नहीं होगा, रस्ट लग जाता है, आयरन हो गया ना, कमज़ोर हो जाता है सारा मेटल पूरा। समझ रहे हो? तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ नॉट एडवांटेजियस, इट इज़ द कर्स फॉर द मेटल, बिकॉज a flaky or detachable layer is formed over the iron metal, which is detached, and fresh iron come in the contact and again it form a detachable layer, and whole of the iron can be eaten up during the rusting of iron. तो there is a heavy loss of the economy, या कुछ भी कह सकते हो उस आर्टिकल के लिए। ये तो लॉस हो गया, लेकिन कई मेटल के लिए ये बून भी होता है। बून का मतलब वरदान। आपको पता है, एक बात बताओ, एल्यूमिनियम या जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है या आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है? एल्यूमिनियम भी रिएक्टिव है और जिंक भी रिएक्टिव है। लेकिन कभी भी एल्यूमिनियम मेटल को आपने देखा है कि आयरन की तरह रस्ट हो जाए? मैंने क्यों बोला था कि उस दरवाजे को आप 50 साल भी रखे रहोगे ऐसे ही रहेगी ये। क्यों? जिंक का मेटल कभी रस्टिंग टाइप का नहीं होता है, हमेशा प्रिजर्व टाइप में ही रहता है वो। हैं ना, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव, तो फिर तो जल्दी रिएक्ट करना चाहिए ना एयर से, फिर तो जल्दी या वाटर एयर के कांटेक्ट में आने से ख़त्म हो जाना चाहिए उसको। भाई ये जो हमने नीचे वाले मेटल लिखे हैं, इनको इनर्ट मेटल कहते हैं। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, या इनको कहीं भी रख दो, कभी किसी रिएक्ट नहीं करते क्योंकि इनर्ट है। वाटर में लिखो कहीं कुछ भी, अब गोल्ड की जो चमक है वो हमेशा एज इट जे रहेगी। समझ रहे? प्योर गोल्ड की चमक कभी ख़त्म नहीं होती, चाहे वो कहीं भी रख दो आप, क्यों? किसी के साथ वो रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन जो घर में बर्तन यूज करने वाले हैं, कॉपर के बर्तन लेके आते हैं हम, तांबे के बर्तन लेके आते हैं, ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, सारे मेटल देखो, स्टील के बर्तन हो गए, एल्यूमिनियम के बर्तन हो गए, ये सारे क्या हो जाते हैं? एक तरह से डल लेयर हो जाती है इनके ऊपर, बिल्कुल चमक नहीं रहती। वो कहते हैं ना, कॉपर के बर्तन में पानी पियो तो होता है ना, कॉपर का जो जग भी होता है और वो भी होता है, क्या नाम है, लोटा भी होता है। जब लेके आएंगे ना, कितना ज़बरदस्त अच्छा लगेगा, वो बहुत बढ़िया वाला, ऐसा लगेगा पता नहीं क्या हो गया इसके अंदर। और उसको तुम महीने भर रखने दो, बिल्कुल ब्लैक टाइप का हो जाएगा पूरा, ग्रीन टाइप का ऊपर लेयर आ जाएगी, ग्रीन ब्लैक। ऐसा क्यों होता है? फिर उसके बाद एज इट इज रहेगा वो, ऐसा नहीं ख़त्म हो जाएगा, ख़राब नहीं होगा, वो उतनी लेयर बनी रहेगी। अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम कि ये वाला एल्यूमिनियम जो है ये क्यों इसको आगे रिएक्ट करने नहीं देता, क्यों इसके लिए वरदान है ये वाली कोरोजन। देखो यहाँ पर ये रस्ट बना था, इसको क्या कहते हैं हम? रस्ट कहते हैं। ये कौन सी लेयर थी? ये आपकी डिटैचेबल लेयर थी। डिटैचेबल का मतलब ऊपर ब्राउन कोट हुई और हट गई वो। लेकिन यहाँ पर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये डिटैचेबल लेयर नहीं है, इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग लेयर। इट डू नॉट डिटैच फ्रॉम द मेटल, स्टिक मेटल, एंड प्रिवेंट द इनर मेटल ऑफ द एल्यूमिनियम विद फर्दर कॉन्टैक्ट विद द फ्रेश ऑक्सीजन। आप समझ रहे हो? ऐसे मान के चलो कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर है, ऊपर वाली जो लेयर है, हमने पेंट कर दिया एक तरह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, उसे जो नेचुरल पेंट हो गया, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में तो बाहर वाली लेयर ही आएगी ना, और बाहर वाली लेयर बन के क्या बन गई, उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया वो, और वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड वो हटेगी नहीं,
वो मजबूती के साथ मेटल को के साथ में चिपकी रहेगी वो। और जब मेटल के साथ ऊपर चिपक गई, मतलब स्टिक हो गई, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन का तो अंदर फ्रेश एल्यूमिनियम मिलेगा, तभी तो क्या नाम रिएक्ट कर पाएगा वो। फ्रेश एल्यूमिनियम कभी जा ही नहीं पाएगा, हमेशा के लिए प्रिजर्व रहेगी वो। कभी भी मेटल इस तरह का ख़राब नहीं होता है, चाहे जिंक मेटल हो, चाहे एल्यूमिनियम का मेटल हो, चाहे मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, कुछ भी मेटल हो। इनके ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेयर, ऑक्साइड लेयर क्या करती है, ये बन जाती है, विच प्रिवेंट द इनर मेटल फ्रॉम फर्दर रिएक्शन विद द ऑक्सीजन। दैट्स वाई इट इज एक्ट एज ए बून फॉर द सर्टेन मेटल लाइक एल्यूमिनियम और कॉपर, जिंक, इन सभी के लिए। कई बार तो पता है इन दोनों मेटल को हम, आपने देख पढ़ा है ना मेरे ख्याल में 8th में पढ़ा है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस पढ़ी है किसी ने? गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस पढ़ी है, 6, 7, 8 में पढ़ी है मुझे लग रहा है। भाई रस्टिंग पढ़ी है तुमने? पढ़ी है ना? रस्टिंग को कैसे बचाते हैं ये पढ़ा है? तो रस्टिंग को बचाने का एक तरीका इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, हम उस आयरन मेटल के ऊपर यही वाली लेयर डालते हैं, एल्यूमिनियम की, कॉपर की या जिंक की लेयर, ये वाली लेयर ऊपर डाल दी हमने, तो क्या होगा, अंदर का मेटल प्रिजर्व रहेगा, किसी के कांटेक्ट में नहीं आएगा अंदर वाला मेटल। क्योंकि बाहर अगर मान लो ये आयरन आर्टिकल है और इसके ऊपर हल्की सी लेयर हमने मान लो जिंक की चढ़ा देते हैं, जिंक चढ़ा देंगे तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं इसे। ये मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में थोड़ा सा कराऊंगा मैं डिटेल में। जिंक की लेयर चढ़ा देंगे तो जिंक क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ में मिल करके वो ZnO बना देगा, जिंक ऑक्साइड बना देगा, और ये नॉन डिटैचेबल लेयर होती है, ये हटती नहीं है। तो इसीलिए जो ऊपर जिंक की ऑक्साइड की जो लेयर बन गई यहाँ पर, ये अंदर वाले मेटल को पूरी तरह से क्या करेगी, प्रिजर्व करके रखेगी। जब तक डेंटिंग पेंटिंग कहीं से खट गया या टूट गया तो फिर आयरन अंदर का निकल गया तो हो सकता है उस समय वो ख़राब होना शुरू हो जाए, लेकिन जब तक जिंक के कवर्ड रहेगा ये, तब तक ये मेटल अंदर वाला ख़राब नहीं रहेगा। इस वजह से जिंक मेटल हो गया, कॉपर मेटल हो गया, दे आर यूज्ड टू प्रिवेंट द रस्टिंग प्रिवेंट द आयरन फ्रॉम रस्टिंग। ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करते हैं। समझ में आया? तो हालांकि मैं बता दूं कभी क्वेश्चन ऐसा आया नहीं है कि हाउ द सर्टन मेटल एक्ट एज ए बून और कर्स, इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है, बहुत कम ही, थोड़े बहुत। लेकिन मैंने बताया डिटेल में, मैं पहले ही बताना चाहता हूं कि आपको कोई भी पॉइंट मतलब नहीं, अनटच नहीं रहेगा, सब कुछ। इंटरनल में कई बार पूछ लेते हैं हम, बोर्ड में नहीं आया एक्चुअली। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। हाउ द रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए वेरी हैवियर लॉस या ह्यूज लॉस फॉर द इकोनॉमी। ये भी कोई NCERT में थोड़ा सा एक पॉइंट दे रखा है, तो आप ना NCERT भी रखा करो साथ में, सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं वहाँ पर अंडरलाइन करा देता हूँ, कोई लाइन होती है ना, तो उसमें क्या होगा कि उस जब कभी रिवाइज करोगे, मैंने कहा ना NCERT से बाहर पेपर कभी नहीं आता है साइंस के अंदर। मैथ के अंदर तो बहुत कुछ बाहर से आता है, लेकिन जो बुकलेट दे रखी है, बुक्स भी दूंगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ आप NCERT रखा करो। इससे क्या होगा कि आपका ये भी पता चलता रहेगा कि भाई हाँ, ये वाली लाइन हमें थोड़ी सी नोट करनी है इस वाले टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पर एक लाइन लिखी है सेकंड पैराग्राफ में नीचे, जो दूसरे वाले पेज पे देखो, लास्ट वाले पेज पे देखो, जहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन लिखा हुआ है, वहाँ पर जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, ये वाला है सेकंड पैराग्राफ, कोरोजन कॉज द डैमेज द कार बॉडी। से नीचे है कोरोजन ऑफ आयरन सीरियस प्रॉब्लम, यहाँ से लेके कई बार आता है कि हाउ द कोरोजन इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। ठीक है, ये कोरोजन इज अ सीरियस प्रॉब्लम, क्यों है सीरियस प्रॉब्लम, इसका आंसर नीचे आपका लिखा हुआ है। क्या ये बून कैसे है? ये नहीं समझा कि बून कैसे है? अरे बून इसलिए है कि इस मेटल को ये रस्ट फर्दर कोरोजन होने से बचाता है। एक बार हो गया और क्या होगा? वो तो आयरन तो पूरा ख़त्म हो जाता है, लेकिन और मैं ये एल्यूमिनियम ख़त्म नहीं होता ना, किस लिए ख़त्म नहीं होता,
क्योंकि इसके ऊपर कोरोजन के थ्रू कौन सी लेयर हो जाती है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर, इसलिए बूंद माना जाता है। ठीक है, ये बचाती है, कोरोजन वाली लेयर थी ना जो बन गई थी, ये मेटल को और ईटन अप होने से क्या करती है? प्रिजर्व करती है, प्रिवेंट करती है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि कोरोजन ऑफ आयरन या सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज एवरी ईयर एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट टू रिप्लेस द डैमेज्ड आयरन। लिखा है ना, हर किसी कंट्री के लिए क्या होता है? एक तरह से रस्टिंग सीरियस प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ें बनती हैं वो आयरन से ही बनती हैं, और रस्टिंग आयरन को रिप्लेस करने में बहुत सारा क्या होता है? पैसा खर्च होता है। समझ में आ गया? बहुत कुछ मैंने इस रस्टिंग के कोरोजन के बारे में बता दिया, लेकिन अभी दो एग्जाम्पल और रहते हैं। एक तो आयरन वाला हो गया, अब देखो एक और है, कॉपर के जो कंटेनर है ना कॉपर वाले, उनके ऊपर ग्रीनिश कोट आ जाती है, ग्रीन कलर की, समझ रहे हो? और जो चांदी के जो चीज़ें होती है ना सिल्वर वाली, वो काली पड़ जाती है, देखा होगा ना, कई बार पाजेब होती है या जो भी चीज़ होती है, धीरे धीरे पहनते पहनते काली काली सी हो जाती हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? वो भी जो तुम चांदी की है ना, ये अगर वहाँ जब शुरू में लेके आए होगे और अब लेके आया, काफ़ी हद तक क्या हो गई, इनके कलर में फ़र्क पड़ गया। क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए होता है कि दोनों का ही कोरोजन होता है। कॉपर के ऊपर तो जो ग्रीन कोट आती है उसका नाम याद रखना है, आपको नाम याद रखना है, बस कुछ नहीं करना है इसमें, कि कॉपर के ऊपर तो ये कॉपर कार्बोनेट की लेयर बनती है। ये कौन सा कलर में होता है? ग्रीन कलर होता है। ठीक है, तो ये ध्यान नाम याद रखना, ये एक नंबर में आ जाता है कि राइट द नेम ऑफ कोट या कवरिंग दैट अपीयर्ड ओवर द कॉपर आर्टिकल। ग्रीन कोट का नाम बताओ, उसका फॉर्मूला लिखो या उसका नाम बताओ, वो कौन सा होता है? कॉपर कार्बोनेट होता है। और ये प्रोसेस क्या होती है? कोरोजन। ठीक है, कौन सी प्रोसेस होगी है? कोरोजन, क्योंकि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी तो होती है, सल्फर भी होती है, कार्बन सारे, हम तो इसीलिए व्हेन कम इन द कांटेक्ट विद एयर लिखते हैं, ऑक्सीजन के बजाय कांटेक्ट विद एयर लिखते हैं, क्योंकि एयर में बहुत सारी गैस होती है, कोई ना कोई किसी न किसी के साथ में रिएक्ट कर जाती है। तो यहाँ पर कॉपर कार्बोनेट की लेयर बनती है। सिल्वर क्यों होता है? सिल्वर क्या होता है कि सिल्वर सल्फर से रिएक्ट कर जाता है। एयर में कई बार सल्फर भी होती है, व्हीकल से इतना धुआं वगैरह निकलता है ये सारा, इसमें सल्फर भी होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड होती है खासकर। तो जब ये सिल्वर से रिएक्ट करते हैं तो सिल्वर सल्फाइड की लेयर बनती है। सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मूला होता है Ag2S। ये वाली लेयर बनती है जो आपकी कौन से कलर की बनेगी? ये ब्लैक कलर की। ठीक है, तो ये दोनों लेयर का नाम, तीन आपका कोरोजन का एग्जाम्पल याद रखना है आपको। एक तो कोरोजन ऑफ आयरन जो मैंने पहले बता दिया था, रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ब्राउन कलर कोट जो बनती है। एक कोरोजन ऑफ कॉपर जो कौन सी कलर की लेयर बनेगी? ग्रीन कलर की कोट बनेगी, समझ रहे हो? कॉपर कार्बोनेट बोलेंगे इसे हम। ठीक है, और एक बनेगा आपका क्या नाम है? सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड की लेयर जो ब्लैक कलर की हो जाएगी आप। ठीक है, ये तो हो गई आपकी क्या नाम है? कोरोजन की बात और रस्टिंग की बात। समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा? ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर भी मुझे पता है कि अभी तो समझ में आ रहा है, ये कुछ दिन बाद ये भूल जाओगे ये, इसीलिए इसका टेस्ट भी होगा, और फिर इसको, इस चैप्टर को 3-4 बार और रिवाइज कराएंगे आप। ठीक है, फिर शायद दिमाग में भर जाएगा ये। पहली बार में तो समझ में आ रहा है, याद नहीं होगा इतना जल्दी। कुछ बच्चे याद भी कर लेते हैं, सबका एक जैसा नहीं होता, मैं तो ये नहीं करा। जो याद कर लेते बहुत अच्छी बात है, जो दोबारा कराएंगे तो नए नए क्वेश्चन भी कराएंगे उसके अंदर, तो और ज़्यादा तुम्हारा क्या नाम है चीज़ें होती है। तो चलो ये समझ में आ गया। अब आगे एक टॉपिक और रहता है इसके अंदर, रेंसिडिटी।
वो भी ऑक्सीडेशन का ही टॉपिक है, ये भी ऑक्सीडेशन का था क्योंकि कहीं ना कहीं एयर के कांटेक्ट में आने से ऑक्सीडाइड हो रही थी चीज़ें। अब आता है आगे कौन सा, क्रैंसिडिटी। ठीक है, हमारे पास पता नहीं बची है कोई, रैंसिडिटी क्या है? बहुत सिंपल सी बात है, देखो रैंसिडिटी मतलब स्पॉइलिंग ऑफ फूड, स्पॉइलिंग ऑफ फूड व्हेन इट kept exposed to air for a longer time is called rancidity. Spoiling of oily food कहना चाहिए। आपने बहुत बार देखा होगा ना, जब मम्मी तुम्हारे डब्बे को बिल्कुल पैक करके देती है और घर में जा कर के तुम लंच कर लेते हो अपने पड़ोसियों का, तो डब्बा तो ऐसे ही रह जाता है। और सैटरडे पड़ गया तो संडे की छुट्टी होगी, मंडे को ध्यान आता है कि उसमें कुछ खाना भी रखा हुआ था, फिर खोलते तो नहीं बढ़िया वाली खुशबू आती है उसके अंदर। क्या होता है वो सारी प्रोसेस, वो फूड क्या हो जाता है आपका, रैंसिड। फूड सेट टू बी रैंसिड एंड प्रोसेस सेट टू बी रैंसिडिटी। ठीक है, अक्सर होता है ऐसा। तो रैंसिडिटी, स्पॉइलिंग ऑफ द ऑयलिंग फूड व्हेन इट इज एक्सपोज्ड इन एयर for a longer time, या when the oily food is exposed in air for longer time, it begin to give a foul smell. ठीक है, this process is called rancidity. बिना एयर में कांटेक्ट आने से कोई रैंसिडिटी नहीं होती है। एयर को हटा दो, फूड क्या रहेगा, प्रिजर्व रहेगा। इसीलिए बहुत सारे जो फूड होते हैं उनके अंदर हम या तो प्रिजर्वेटिव डालते हैं जिससे ऑक्सीजन को हटती रहे, मतलब किसी न किसी तरह से हम ऑक्सीजन को एंट्री बंद करनी है। केन्ड फूड होते हैं ना, डब्बा बंद, बिल्कुल वैक्यूम पे पैक किए जाते हैं, अंदर एक मॉलिक्यूल्स तक नहीं मिलेगा ऑक्सीजन का। चिप्स पैकेट होते हैं, ठीक है, जिसमें चिप्स 4 होती हैं और भर ऐसे देते हैं जैसे पता नहीं 1 किलो की चिप्स का पैकेट बन गया। वो देखा होगा ना। तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होती है, हीलियम या नाइट्रोजन गैस होती है। हीलियम नाइट्रोजन गैस दोनों ही किसका काम करती है, इनर्ट गैस का काम करती है। बहुत सारे इनर्ट गैस, इनर्ट मतलब किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी, चाहे फूड आइटम रख दो या कुछ भी। एक बार देखो फूड, अगर आप उस चिप्स पैकेट को खोल के रख दो और 1 घंटे हवा में रख दो, आप खा नहीं सकते हो, ऐसा हो जाएगा। हवा को क्या कर लेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, एयर कांटेक्ट में आ जाएगी और पूरे दिन रह गया तो फिर उसके अंदर से बढ़िया स्मेल भी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सूंघ के पेट भर जाएगा फिर तुम्हारा उसे। तो ये सारा किस क्या होता है, आपका रैंसिडिटी होती है। ये बहुत खाते हैं ये, हाँ। चलो खैर, अब देखो हम इस फूड को कैसे बचा कैसे सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट वेज बाई विच वी कैन प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गेटिंग रैंसिड। तो एक चीज़ तो मैंने बता दिया, द सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम रैंसिडिटी आर कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट। क्या कहेंगे उन ग्रुप ऑफ सब्सटेंस को, for example nitrogen and helium act as a antioxidant। बहुत बार आता है कि why the nitrogen और helium is flushed into the packets of the chips and other food item। ठीक है, because these are the inert gases which prevent the inner food of चिप्स या पैकेट्स फ्रॉम गेटिंग रैंसिड। ठीक है, और क्या हो सकता है, केन्ड फूड जो होते हैं वो भी फूड को क्या करते हैं, द फूड आइटम कैन बी केन्ड पैक्ड अंडर द वैक्यूम इन अ केन। ठीक है,
तीसरा क्या हो सकता है, फूड आइटम कैन बी स्टोर्ड अंडर द लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करती है, फ्रीज कर दो उसे। आपको पता है बाहर के देशों के अंदर तो 6-6 महीने तक बाहर के जो फूड आइटम होती है खाते हैं, फ्लैश तो 1 साल तक का पुराना होता है, इतना फ्रीज होता है, -50 डिग्री सेल्सियस तक फ्रीज किया जाता है उस आइटम को। यहाँ तो -50 कहाँ पहुँचेगा, -20 -50 ऐसे पर बिल्कुल फ्रेश निकलता है, चाहे कोई भी आइटम हो, वहाँ ख़त्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि इतने डिग्री सेल्सियस पर कौन ही रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन, ना कोई और रिएक्ट करेगी नहीं। ठीक है, तो रेफ्रिजरेट कर सकते हैं हम उस आइटम को। ठीक है तो ये कुछ मतलब तरीके थे जिससे हम रेंसिडिटी से वो जो BHC और BHC होती है, हैं BHC और BHC वाली gases, BH3 सर BHA और BH3, ये सब ऐसा होता है ना, कुछ गैसेस होती हैं, मैं मानता हूँ वो सिर्फ किसके लिए करते हैं हम, प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ करते हैं। आप ऐसे तो सॉल्ट डाल देते हैं कई बार फूड आइटम के अंदर, उससे प्रिजर्व कर लेते हैं हम। ठीक है ना, और भी कुछ गैसेस होती हैं उनको हम डाल देते हैं, विनेगर डाल देते हैं, उससे प्रिजर्व कर लेते हैं, क्योंकि ये कभी क्या नाम उसके साथ कांटेक्ट में आती नहीं, ऑक्सीजन और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, फूड के साथ करती नहीं। ठीक है, तो ये तुम्हारा टॉपिक थे सारे, क्या नाम है उसके चैप्टर के। इसके अलावा कोई भी टॉपिक नहीं है, पूरे मैंने करा दिए हैं। एक बार हम NCERT के क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप क्या नाम है कुछ चीज़ें और कराएंगे फिर। ठीक है, हाँ बता तो दिया, पूरा रियल नंबर आएगा। 12 बजे 11 बजे क्लास है अभी तुम्हारी उसकी SST की, आना है। सर 12 बजे बुला लो मैं, 12 बजे तो टेस्ट है ना, 11 बजे किसी क्लास, 11 बजे SST क्लास है, एक क्लास और ले लो। इसीलिए रख दी हमने सर 12 से 1 क्योंकि टेस्ट अगर हम पहले रखते तुम लोगों का, तो टेस्ट क्या होता है कि पता नहीं कि तुम्हें 1 घंटा लेते या 1.25 घंटा लेते, मैडम आके बैठ जाती तो वो दिक्कत आती। इसलिए मैंने टेस्ट पहले क्लास फिक्स कर दिया ना, इसलिए टेस्ट के लिए तो मान लो ये 12 से 1 है, 12 से 1:30 भी हो सकता है, 1:15 भी हो सकता है, इतना हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 1 से 2 टेस्ट कर लो, क्लास नहीं फिर वो 9th की भी लेनी है ना मैडम को, इसलिए 12 से 1 फिर वो टेस्ट का दिक्कत आएगी ना तुम्हारे। अरे तो क्या परेशानी है, कर लो, वो तो मेरा टेस्ट रखता तो 11 बजे ही रखता वैसे भी। हाँ अभी देखो क्वेश्चन देखो एक बार फटाफट, सारा कर दिया रोज, कर लिए सारे। अच्छा उसमें क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम नहीं है, किसी को पूछना तो नहीं है पीछे वाले क्वेश्चन में से? हाँ सर मुझे है क्या है, MCQ आ सकते हैं एक आध हैं ना, MCQ हो सकते हैं कुछ क्वेश्चन ना। कौन सा, व्हाट विल हैपन व्हेन द सॉलिड नाइट्रेट स्ट्रांगली हीटेड, राइट द केमिकल रिएक्शन, कलर ऑफ द इवोल्यूशन गैस, पूरा लिखना है, ध्यान रखना है। पहले क्या लिखोगे, व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली, लेड नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली, ऊपर लिखना वर्ड में, when lead nitrate is heated strongly then it decompose into the yellow colored compound of lead oxide along with the evolution of gases nitrogen dioxide, brown colored gas and oxygen। ये पूरा लिखना है आपको, और फिर हीट का साइन बना दो, यहाँ पर 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 4 लगा दो, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, कलर इसका ब्राउन कलर होगा, इसका येलो कलर होगा, पूरा लिखा हुआ है हमने सारा पहले। ठीक है, नीचे लिखना है फिर उसको पूरा। डाउट मुझे भी, कौन सा बोलो, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट से क्रिएट होता है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड लिखा हुआ है, अमोनियम क्लोराइड है, उससे कोई फ़र्क नहीं है, अमोनियम क्लोराइड, वो थोड़ा बहुत वैसे हो गया होगा, अमोनियम क्लोराइड है। और कोई प्रॉब्लम नहीं फिर किसी को भी। ठीक है, क्या है बोलो बोलो, हैं? HCl एग सेल काकू,
हाँ। सर कैल्शियम कार्बोनेट। काकू को अगर हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा? सर मिल्की लाइन कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें तो मिल्की लाइन मॉडल लिखा होगा। क्या लिखा है आगे? आगे भी तो होगा। Producing the gas which turn line water. हाँ, उसके बाद जो गैस होती है CO2, इसको हम किसके अंदर पास करेंगे? लाइम वाटर। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? ये वाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकली, उस कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के अंदर से पास किया, ये लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है, तो मिल्की हो जाएगा। मिल्की क्यों हो जाएगा? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। ये मिल्की सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन दोनों लिखनी है इसके अंदर, ध्यान रखना, ये वाली भी और ये वाली। सर पहले क्वेश्चन में कलर कौन सा था? ग्रीन और विजुअल। येलो और ब्राउन। येलो था, ये ब्राउन। ठीक है, तो डिस्कस ही नहीं हुए, मुझे लग रहा टाइम हो गया क्या? समझ में आ गया ये वाला? सर ये कह रहा था कि तो ये- है